भाइयों और बहनों, मेरा जन्म बड़नगर गुजरात में हुआ। मैंने वहां अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। मेरे माता पिता का संघर्ष मेरे लिए प्रेरणा था। बचपन में मैंने मस्ती की, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागा। ज्यादातर समय मैं अपने पिता की चाय की दुकान पर बिताता था। आज जो भी हूं, उनमें मेरे संघर्ष का बड़ा योगदान है। अपने सपनों पर विश्वास रखो। मेरे बचपन की मस्ती की कहानियां अनमोल हैं। वडनगर की गलियों में दौड़ते हुए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। कभी आम के पेड़ पर चढ़ना, कभी किसी चौराहे पर पतंग उड़ाना। हर पल हंसी खुशी में गुजरता था। उन दिनों की मासूमियत आज भी दिल में जिंदा है, जब हम बेफिक्र होकर जीवन के हर छोटे आनंद का अनुभव किया करते थे। भाइयों और बहनों, मेरे बचपन का सफर कठिनाइयों में गुजरा। माँ दूसरे परिवारों के लिए बर्तन साफ करके हमारी शिक्षा का प्रबंध करती थीं। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, परंतु मैं जिम्मेदारियों से भागा नहीं। उन पलों ने मुझे सिखाया कि संघर्ष के साए में भी उम्मीद की किरणें चमकती हैं। मैं आज भी उनके त्याग को याद करता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमेशा मॉनिटर को अपनी कॉपी नहीं दिखाता। मेरा ध्यान सिर्फ टीचर पर होता था। मैं जिद्दी था और अपने तरीके से सब कुछ कर लेता। एक दिन चैलेंज करते हुए मॉनिटर का चुनाव जीत लिया। उस क्षण की खुशी असाधारण थी। दोस्त और सहपाठी तालियों की आवाज में मेरी जीत का जश्न मनाते थे। यह पल आज भी याद है। उसके बाद दोस्तों, 8 साल की आयु में मेरा परिचय आरएसएस से हुआ, जिससे मुझे समाज की सेवा करने का मौका मिला। बचपन से ही मेरे दिमाग में रहता था, मुझे देश के लिए कुछ करना है, और मैं आगे बढ़ता रहा। वीएन हाई स्कूल में मैंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मैं आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था। जब भी मौका मिलता था मैं वहां जाता था और लोगों से जुड़ता था, देशभक्ति गीत सुनाता था। बचपन में मेरे दिल में धार्मिकता की गहराइयां थीं। पास के गिरपुर महादेव के मंदिर में रोज परिक्रमा करना जैसे मेरी दिनचर्या बन गई थी। नवरात्रि में नींबू पानी पीकर व्रत रखना एक विशेष साधना का अनुभव देता था। सभी भाई बहनों के साथ ध्यान करना, योग और तपस्याएं करना, ये सब मेरे लिए बचपन की खुशबुओं की तरह थे, जो आज भी मेरे मन में जीवित हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बचपन की एक और कहानी सुनाता हूँ। दरअसल बचपन में हुआ क्या कि मेरे घर पर कोई साधु आया। उसने मेरी माताजी को बोला कि मैं या तो सन्यासी बनूंगा या फिर बहुत बड़ा राजनेता। इस कारण से मेरी माताजी बाबा डीके बहुत परेशान होने लगी थी कि मैं सन्यास ना ले लूं। समय का चक्र गति पकड़ने लगा। जैसे ही मेरी आयु 18 वर्ष हुई, माताजी की इच्छा शादी की थी, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही धुन गूंज रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं देश के हर कोने की सेवा करना चाहता हूँ। यह संकल्प लेकर मैंने घर छोड़ा और अपने सपनों की यात्रा में निकल पड़ा। 18 साल की उम्र में मैंने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने घर को छोड़ने का साहस जुटाया। हिमालय की ऊंचाइयों में मैंने शांति और ध्यान की अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद की बातें मेरे मन में गूंजती रहती थीं। इस यात्रा ने मेरे आत्मजीवन को बदल दिया और मुझे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद की। करीब 2 साल की भटकन के बाद मैं अहमदाबाद पहुंचा। चाचा बाबू भाई मोदी की चाय की कैंटीन में कैशियर का काम शुरू हुआ। वहां का माहौल जीवंत था और चाय की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। अंबालाल कोष्टी, जनसंघ के स्थानीय नेता, अक्सर आते थे। उनके साथ बातचीत में एक नई प्रेरणा मिलती थी, जिसने मेरे विचारों को और भी विस्तारित किया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईक्यू हमें अपने और दूसरों के भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह कुशलता न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायता करती है, बल्कि सफल रिश्तों की आधारशिला भी बनती है। जैसे ही हम अपने अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सकारात्मक और प्रभावी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक चाय की दुकान खोलने की सोच लें, जहां हर दिन आए लोग केवल एक कप चाय के लिए नहीं, बल्कि चर्चा करने और अपने मन की बातें शेयर करने के लिए भी आते हैं। यह संवाद एक अनूठी सदस्यता का निर्माण करता है, जहां हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। जब हम उनकी कहानियों को सुनते हैं तो हम उनके अनुभवों से सीखते हैं और अपनी भावनात्मक भलाई को समृद्ध करते हैं। संघ के साथ कार्य करते हुए मैंने समझा कि एक अच्छे रिश्ते में संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह एक संवेदनशीलता होती है जो हमें दूसरों की आवश्यकता और भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। इस यात्रा में मैंने देखा कि प्रभावी संचार के माध्यम से हम न केवल दोस्ती बना सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को भी समझ सकते हैं। जब मैंने लक्ष्मण राव इनामदार से मुलाकात की, तो मुझे एहसास हुआ कि मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता
किसी भी रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मुझे संघ में रहने का मौका दिया, जहां मैंने न केवल सेवा की बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझा। मैं जो काम करता था, जैसे झाड़ू लगाना या चाय बनाना, यह सब एक बड़े परिवार में मेरे योगदान का हिस्सा बन गया। इस अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि रिश्तों में निस्वार्थता और सेवा की भावना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम न केवल अपने संचार कौशल को विकसित करते हैं, बल्कि एक स्थायी संबंध का निर्माण भी करते हैं। आखिरकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें न केवल खुद के लिए बल्कि अपने रिश्तों के लिए भी फायदेमंद होती है। यह हमें एक सशक्त समुदाय का निर्माण करने की प्रेरणा देती है, जहां हर व्यक्ति का महत्व होता है। एक चाय की दुकान से शुरू होने वाली यह यात्रा एक गहरे और सार्थक रिश्ते में बदल गई है, जो हमें सामूहिकता और समझ के एक नए स्तर पर ले जाती है। कैंटीन पर मन नहीं लगने के बाद मैंने एक नया कदम उठाया। चाय की दुकान खोलने का विचार मेरे मन में आया, जो मुझे हर दिन नई ऊर्जा देती थी। मेरे दुकान पर आने वाले संघ के लोग मेरे लिए किसी प्रेरणा की तरह थे। उनके साथ बातचीत करना, उनके विचार सुनना और उनके अनुभवों को साझा करना मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला साबित हुआ। मेरे मन में संघ के प्रति गहरी श्रद्धा जगी और मैंने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। इस दौरान अंबालाल कोष्टी ने मेरी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से करवाई। लक्ष्मण राव केवल प्रचारक ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन ने मुझे संघ में शामिल होने की राह दिखाई। लक्ष्मण राव का साथ रहना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। उनकी सहानुभूति और अनुभवों ने मुझे संघ के मूल्यों को समझने में मदद की। संघ में रहने का अवसर मिलना जैसे मेरे जीवन के लिए एक नया दरवाजा खोला। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि पहले से वहां कुछ लोग कार्यरत थे और मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनकी सेवा में झाड़ू लगाने और चाय बनाने का कार्य शुरू किया। यह कार्य भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन इससे मुझे काफी संतोष मिलता था। मैंने 1 साल तक इस सिलसिले का आनंद लिया। हर दिन चाय बनाकर सबको पिलाना मेरे लिए खुशी की बात थी, जो मुझे अपनी सेवाओं के क्रम में जोड़ने की प्रेरणा दी। 1 साल के इस अनुभव ने मुझे संघ के साथ गहरे संबंध में बांध दिया। मैंने न केवल सामाजिकता सीखी, बल्कि कार्य के प्रति लगन और मेहनत की महत्ता को भी समझा। मेरे जीवन में संघ के लोगों का साथ बन जाता है, जो मेरे उम्मीदों और सपनों को नई उड़ान देते हैं। ये अनुभव मुझे यह समझाने में मदद करते हैं कि जीवन में छोटे छोटे कार्य भी कितने गहरे अर्थ रखते हैं। इस प्रकार मेरी यात्रा संघ के साथ जारी है। चाय की दुकान से शुरू हुआ यह सफर अब मेरी पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुका है। संघ के साथ जुड़कर मैंने जो कुछ सीखा है, वह मुझे हमेशा प्रेरित करता है। भाइयों और बहनों, आरएसएस की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो न केवल भारत के इतिहास को छूती है, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं की भी व्याख्या करती है। इसकी स्थापना 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई थी। यह एक ऐसा संगठन है जिसकी जड़ों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी विचारधारा समाहित है। आरएसएस की शाखा वडनगर में 1944 में स्थापित की गई, जिसने स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया। हालांकि वडनगर में इस संगठन का विस्तार महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में प्रतिबंधित हो गया। यह एक कठिन समय था जब संघ की गतिविधियों में रुकावट आ गई। गुजरात में संघ की जड़ों पर प्रभाव पड़ा और संगठन के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव आने लगा। लेकिन जड़ें मजबूत होती हैं, और यही आरएसएस ने साबित किया। 10 साल बाद 1958 में बाबू भाई नायक जैसे युवा प्रचारक ने वडनगर में फिर से सक्रियता दिखाई। उन्होंने युवाओं को संघ से जोड़कर नई ऊर्जा प्रदान की। जब मैं 8 साल का था, तब मैंने भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया, जिससे मुझे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। यह अनुभव मेरे लिए अनमोल था और इसने मेरे व्यक्तित्व को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार आरएसएस की यात्रा केवल एक संस्थान की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा की भी कहानी है जो स्वतंत्रता, एकता और सेवा पर आधारित है। समय के साथ संघ ने अपने उद्देश्य को न केवल बनाए रखा है, बल्कि उसे और भी अधिक सशक्त बनाया है। आरएसएस ने खुद को भारतीय समाज के हर वर्ग के साथ जोड़ा है, और यह संगठन आज भी युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही सब कुछ इस संगठन की विशेषता है। यह हमें सिखाता है कि हम भले ही अलग अलग पृष्ठभूमियों से आएं, लेकिन एकजुट होकर हम अपने राष्ट्र के लिए और अधिक प्रभावशाली योगदान कर सकते हैं। इसी तरह जीवन की चुनौतियों का सामना करना और आगे बढ़ना सिखाता है, और यही आरएसएस की सच्ची विरासत है। भाइयों और बहनों,
जब मैंने राजकोट के रामकृष्ण जी के मठ में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे ज्ञान का एक नया संसार खुल गया हो। वहां बिताए गए दिनों में मैंने आत्मिक शांति और जीवन के गहरे अर्थ सीखे। मठ के शांत वातावरण में ध्यान और साधना के जरिए मैंने खुद को खोजने की कोशिश की। यह अनुभव मेरे जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ की यात्रा ने मेरी आत्मा को और भी गहराई से छुआ। वहां मैंने देखा कि गंभीरता और साधना के माध्यम से लोग कैसे खुद को प्रबुद्ध करते हैं। लेकिन मेरी पढ़ाई के कारण मुझे वहां रह पाने का अवसर नहीं मिला। यह मेरे लिए एक दुखदायी अनुभव था, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं फिर से वहां आऊंगा। फिर मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मठ में आया। वहां भी अनुभवों का एक नया समंदर मिला। मैंने सन्यासियों से भेंट की और उनके जीवन के दृष्टिकोण को समझा। मुझे हमेशा लगा कि इस संवेदनशीलता का अनुभव करने के लिए मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मैं बेलूर के सन्यासियों से मिलने का सिलसिला जारी रखा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। जब मैंने चौथी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली तो मैंने वहां जाने का फैसला किया। मेरा सन्यासी बनने का सपना हमेशा मेरे मन में बसा रहा, लेकिन शायद भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से मुझे अद्भुत प्रेरणा मिली। उनकी सोच ने मुझे जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने और उन्हें परास्त करने की ताकत दी। भाइयों और बहनों, जब मैंने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब सबसे पहले मैंने अपनी माँ के चरणों में अपना सिर झुकाया। माँ ने मुझे हलवा खिलाया और 1 रुपये का उपहार दिया। यह पल मेरे लिए बहुत खास था। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती हैं। इसलिए जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, अपने माता पिता के आशीर्वाद की शक्ति को कभी न भूलें। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने की ताकत आपको मिलेगी और सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको 1972 के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन ने जोर पकड़ा, तब मुझे इस सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने का सुनहरा अवसर मिला। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का प्रभारी बनाया गया, जिससे मुझे स्थानीय लोगों को संघ से जोड़ने का मौका मिला। यह एक ऐसा प्रयास था जिसने न केवल हमारे संगठन को मजबूती प्रदान की, बल्कि पूरे समाज में जागरूकता भी बढ़ाई। भाइयों और बहनों, यह समय 25 जून 1975 का था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने संपूर्ण देश को प्रभावित किया। राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई और उस समय मैं अंडरग्राउंड था। हमें अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए हर परिस्थिति का सामना करना था। भाइयों और बहनों, यह दोहरी जिंदगी जीना मेरे लिए चुनौती थी, लेकिन मैंने सरदार जी का भेष बदलकर समाज की सेवा का अवसर पकड़ा। आपातकाल के दौरान गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार होने के कारण यह राज्य राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस दौरान गुजरात में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाई। मेरी उनसे मुलाकातें हुई और इन चर्चाओं ने मुझे आगे बढ़ने का उत्साह दिया। आपातकाल के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और गुजरात में बाबू भाई पटेल की जनता मोर्चा की सरकार ने सामाजिक बदलाव का एक नया अध्याय शुरू किया। इस समय RSS की शाखाएं पुनः खुलने लगीं, जिसने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी। यह सब इस बात का प्रमाण है कि कठिन समय में भी समाज को संगठित करने का कार्य नहीं रुकता। भाइयों और बहनों, ये सभी अनुभव हमें उन चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं, जिनका सामना हमें आज भी करना है। हमें हमेशा लगे रहना चाहिए कि हमारे प्रयास समाज के लिए कल्याणकारी हों। आज हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना है और देश के विकास में सहयोग देना है। इसलिए हमें सच्चे मन से देश सेवा की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अगले साल के लिए मुझे 6 जिलों का प्रभारी बना दिया गया। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं राज्य में संघ या उससे जुड़े संगठनों के बीच तालमेल बिठाकर काम करूं। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया। 1990 में जब बीजेपी और जनता दल ने मिलकर गुजरात में अपनी सरकार बनाई, तब यह मेरे लिए एक नया अध्याय था। गुजरात में हमारी यह शुरुआत थी जब लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के रास्ते तलाशने में जुटे थे। हम सबके मन में एक जोश था कि हम अपने राज्य के विकास के लिए एक मजबूत सरकार का निर्माण करें। जब हम महानगर पालिका का चुनाव जीत गए, तब मुझे गुजरात का सचिव बना दिया गया। यह मेरे लिए गर्व का क्षण था। बाला साहेब देवरस जी की वजह से मैं बीजेपी में आया। उनके मार्गदर्शन ने मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया। लेकिन फिर एक मोड़ आया जब मुझे कुछ दिन बाद उस पद से हटा दिया गया।
कहा गया कि मैं हर जगह हस्तक्षेप कर रहा हूँ। हालांकि मैंने हार नहीं मानी। समय चलता रहा और 14 मार्च 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन उस सरकार के भीतर सुलग्न था। बीजेपी शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बनने में असफल रहे। इस स्थिति में मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था। फिर भी मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। लोग मेरी बात सुनना पसंद करते थे और इसी कारण से एक पेपर में यह छप गया कि गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी जी को होना चाहिए। यह सब तब हुआ जब मैं खुद ऐसा नहीं चाहता था। इस प्रकार गुजरात की राजनीति में मेरे अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि किस तरह से एक पार्टी का सफर आकार लेता है और कैसे परेशानियों का सामना करते हुए भी साथ ही एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। यह सब मेरे लिए एक अद्भुत यात्रा रही है जो आज भी मुझे प्रेरित करती है। भाइयों और बहनों, जब पेपर की बातों से लोगों में नाराजगी फैल गई तो मुझे दिल्ली भेज दिया गया। वहां मैंने पंजाब, हिमाचल सहित 5 राज्यों की प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। समय बीतने के साथ 6 साल बाद जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाने में कठिनाइयां आने लगीं, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। मेरे मन में सवाल था, 6 साल बाद गुजरात जाने का वक्त आ गया, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और गुजरात जाने का निर्णय लिया। भाइयों और बहनों, मैंने जी जान से कठिन मेहनत की और फिर 2001 में मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। परंतु 4 महीने बाद 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना ने गुजरात में हिंसा की आग भड़काई। इस हिंसा में 60 लोगों की जान गई और मरने वालों में से 70% मुस्लिम थे। इस घटना के बाद मुझ पर धर्म के नाम पर विवाद उठने लगे, जिसने मेरी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ समय बाद सीधे तौर पर मुझ पर आरोप लगने लगे। 2006 में एहसान जाफरी की पत्नी ने मुझ पर और 62 अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और मुझसे लंबी पूछताछ की। भाइयों और बहनों, जांच में कुछ नहीं मिला। 2010 में एसआईटी की रिपोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी, लेकिन जाकिया जाफरी ने फिर से कोर्ट को चुनौती दी। हालांकि 26 दिसंबर 2013 को जाकिया जाफरी की अर्जी खारिज कर दी गई, जिससे मुझे बड़ी खुशी मिली। भाइयों और बहनों, मैं इससे पहले गुजरात के विकास के लिए बहुत उपयुक्त कदम उठा चुका था। मेरे इस यात्रा का अनुभव न केवल मेरे लिए बल्कि राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह कठिनाइयां प्रेरणा की तरह थीं, जिसने मुझे मजबूत बना दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए अविस्मरणीय प्रयास किए हैं। 13 सितंबर 2013 की सुबह एक ऐतिहासिक पल के साथ मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। यह घोषणा मेरे लिए एक चुनौती थी, जिसमें अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बनाए रखना था। जब आरजेडी ने धर्म की पॉलिटिक्स को लेकर मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश की, तो मैं जानता था कि यह धर्म के नाम पर राजनीति की एक सामान्य चाल थी। गुजरात हिंसा में हुए मुस्लिमों के जनलॉस ने हमें कमजोर करने का एक अवसर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यूपी में पार्टी की स्थिति बेहद खराब थी। 30 सीटों वाले राज्य में चुनावी माहौल नाटकीय रूप से बदल रहा था। 2009 में बीजेपी को केवल 10 सीटें मिली थीं और तब सभी की नजरें मुझ पर थीं। इस संकट को सुलझाने के लिए मैंने दृढ़ता दिखाई और अमित शाह को यूपी के चुनाव में उतारा। यह साहसिक कदम साबित हुआ, जिसने हमें चुनावी सफलता की दिशा में बढ़ने में मदद की। हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर हमने यूपी में 80 सीटों में से 73 जीतने में कामयाबी पाई। इस जीत ने न केवल पार्टी के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि यह दिखा दिया कि अगर सोच समझकर और सही नेतृत्व के साथ आगे बढ़े तो हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। इसके अलावा हम अपने कार्यकर्ताओं और समर्थन को धन्यवाद देते हैं। हर जीत ने हमारी पार्टी को मजबूती दी और इसने साबित किया कि एकता, संकल्प और सच्चे विश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।